सबसे पहले आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रखते हैं। इस वक्त आपके फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मिस्र के दौरे की तरफ रवाना हैं। आप भी सोच रहे होंगे पूरे मुल्क के अंदर एक इतना बड़ा बहरान मचा हुआ है और इस वक्त क्या वहाँ पर मिस्र में कोई फ़िरौन की मम्मी देखने गए हैं या अपनी मम्मी की तैयारी करने के लिए गए हैं। ये समझ से बाहर है कि फ़िरौन ने इन्हें इनविटेशन पे बुलाया। वैसे तो आजकल वहाँ पर भी जनरल सीसी की हुकूमत है और जिस तरीके से डी चौक के अंदर कत्ले आम किया गया और अपने ही शहरियों को, मासूम शहरियों को गोलियां मार के कत्ल किया गया, इससे पहले बिल्कुल इसी तरह की दास्तान जो है वो मिस्र के अंदर भी जनरल सीसी और उसके साथियों ने रचाई थी। और वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं हज़ारों की तादाद में वहाँ भी मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया था। अब ज़माना कदीम के फ़िरौन कहें और या ज़माना हाज़िर के जनरल सीसी कहें, वो भी एक डिक्टेटर हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब जो फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बुलाया है। यहाँ ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक जब से शहबाज शरीफ सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इन्हें किसी भी तकरीबन डेमोक्रेटिक कंट्री ने अभी तक किसी विज़िट के लिए या किसी इंटरेक्शन के लिए उस तरीके से मदऊ नहीं किया। ज़्यादातर ये ऐसे मुल्कों में ही जा रहे हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप है या बस मिली जुली किस्म की जो है हाइब्रिड किस्म की कोई डेमोक्रेसी की शेप है। मतलब जिस तरह के ये खुद हैं उसी तरह के लोग इन्हें तकरीबन अपने यहाँ बुलाते हैं। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि मिस्र जाने की क्या सूझी, यार हमें मिस्र देखने थे या फ़िरौन से मुलाकात करनी थी, ये बातें नहीं हैं। वहाँ और किस्म के फ़िरौन से मुलाकात करनी है और वो हमें बता रहे हैं सहाफ़ी सुलेमान अहमद। उन्होंने कल ही ये स्टोरी ब्रेक की थी कि वहाँ पर कल ही पहुँचे हैं नेतन्याहू है इज़राइली प्राइम मिनिस्टर और वो रवाना हुए। अब ये कोई उनका अनाउंस्ड विज़िट नहीं है और वो रवाना हुए कायरो, मिस्र का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर। और अब शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पहुँचे हैं। ज़ाहिर है वहाँ पर ये कह तो रहे हैं कि वहाँ पर फ़लाँ कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमने शिरकत करनी है, लेकिन ऐन उस वक्त जब नेतन्याहू वहाँ हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ का वहाँ पहुँचना, अब हमें नहीं पता कि कोई मुलाकात पहले से तय है, मुलाकात हो रही है कोई। आपको याद ही है इससे पहले भी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं अपने दौरे इक़्तिदार में अजमल कादरी को भेज चुके हैं, इज़राइल का दौरा भी करवा चुके हैं, भेज भी चुके हैं और इज़राइल के साथ मरासम जो है वो गहरे करने का पूरा प्रोग्राम रखते थे। अब ये क्या डेवलपमेंट है, ये सिर्फ कोई एक आप ये कह लें कि एक ऐसा इंसिडेंट है जो बस कोइंसिडेंस है या ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, ये आने वाले दिनों में जैसे हमारे सामने आएगा आपके सामने रखेंगे। अगली खबर अल-कादर ट्रस्ट केस की आपके सामने रखनी है। अल-कादर ट्रस्ट केस कल रात गए तक चलाया गया, बहुत लेट तक। अल-कादर ट्रस्ट केस है क्या? एक झेलम और रावलपिंडी के दरमियान में उजाड़ बियाबान जिसे हम कहते हैं, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, बिल्कुल आउटस्कर्ट भी नहीं आप कह सकते बल्कि दूर दराज इलाके में आप कहेंगे, वहाँ पर एक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई गई जहाँ पर 100% स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दी जाती है और वो यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट की मलकियत है। केस ये जोड़ा गया कि 190 मिलियन पाउंड जो कि मलिक रियाज और उनके ख़ानदान ने देने थे और वो उन्होंने भिजवाए और सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचे। ना इमरान खान के पास कोई 1 रुपया उसमें से आया, लेकिन उसका बहरहाल इमरान खान के ऊपर झूठा पूरे का पूरा केस बना के वो 190 मिलियन पाउंड का केस बनाया हुआ है। और कल वो जो केस है वो रात गए तक उसकी जो प्रोसीडिंग्स थी वो चलाई गई। अमूमी तौर पर चौधरी निज़ामुद्दीन ये तब करते हैं जब उन्होंने फ़ौरन इमरान खान को सज़ा दिलवानी हो और उसके पीछे कोई ना कोई उनका ऑब्जेक्टिव हो। अब ऑब्जेक्टिव इस मौके पर क्या है? 2 है। एक तो बुशरा बीबी जो है वो काबू नहीं आ रही, इनसे काबू नहीं आ रही का मतलब ये है कि आपने देख ही लिया कि बुशरा बीबी ने उठा के पत्थर जो है वो उस जौहड़ में फेंक दिया जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े थे और बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहन के खड़े थे। कई लोग आपको बता रहे थे कि 9 मई के बाद मैंने तो बंदे निकाल दिए, मेरे से दलेर तो बंदा ही कोई नहीं है। देखें, जब कोई बंदे नहीं निकाल सकता था तो अब मैंने निकाले। कोई आपको कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई स्टंटमैन खामखा में हीरो बना हुआ था और कोई जो है वो और तरह की आपको दास्तानें सुनाता था। आप भी दिल में खुश होते थे क्योंकि इंसान को डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं जब किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं तो वो जाली झूठे पीरों के पास भी चले जाते हैं। अमूमी तौर पर वो ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनते, लेकिन जब मुसीबत में होते हैं तो उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है इंटरनल, वो शैटर्ड होता है और उस मौके पर कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है
आपको। तो ये जो स्टंटमैन थे, जो जाली हीरो, जो बेसिकली तो आईएसआई ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पीटीआई के अंदर दाखिल किए थे और उनको मौका फराहम किया था, बाकी सब पर ज़मीन तंग कर दी थी और उन लोगों को कहा था कि जाएं, अब आप लोगों को निकालें, आपको हम नहीं पकड़ेंगे और आप ज़रा सूरमा बन जाएं। तो वो बड़े बड़े जो सूरमा बने हुए खड़े थे, उन सब की एक ही मास्टर स्ट्रोक में इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने छुट्टी करवा दी। जब कॉल दी पहली तो उनमें से कई बीमार हो गए और जब दूसरी कॉल दी तो उनमें से कोई भी लोगों को निकाल के नहीं लाया। कोई छुपा हुआ था, कोई कहीं पर था, कोई कुछ कर रहा था। तो कहने की बात यह है कि अब बुशरा बीबी जो है वो किसी भी सूरत चौधरी निज़ामुद्दीन के काबू नहीं आ रही। और चौधरी निज़ामुद्दीन के इस टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आगे जाके बताता हूँ। इसलिए अब लग रहा है कि 190 मिलियन केस की में अब सज़ा सुना दी जाएगी शायद, और सज़ा सुनाई जाएगी ये सोमवार को 23 तारीख को कहा गया है कि इसकी सज़ा सुनाएंगे। लेकिन मिली भगत ये की है कि आगे जस्टिस आमिर फारूक ने 24 तारीख से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छुट्टी दे दी है और वो शायद गालिबन 6 फरवरी तक वो छुट्टियां हैं। तो अब अगर 23 तारीख को सज़ा सुनाते हैं, सज़ा सुनाएंगे तो उसमें बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो जाएंगी या हो सकती हैं या हो जाएंगी। चांसेस तो यही हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगी अगर सज़ा सुनाई गई तो। और फिर आगे हाई कोर्ट में अपील करने के लिए जब छुट्टियों के बाद अदालत खुलेगी तो अपील दायर होगी और फिर पता चलेगा कि उसकी क्या फेट होती है। तो ये सब कुछ वो जो माहौल बनाया हुआ है इमरान खान के ऊपर, जो दुनिया तंग करने का माहौल है कि उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर डाला जाए कि वो किसी सूरत भी एनआरओ ले लें। ये भी मैं आगे आपको चल के बताता हूँ कि क्या प्रेशर है इमरान खान के ऊपर एनआरओ लेने का। क्या ये 20 तारीख है, सदर ट्रंप के आने से पहले की ये सारी बात है, या 20 तारीख से पहले इमरान खान को फिर, क्योंकि इस वक्त तो इमरान खान किसी भी केस में अंदर नहीं है, उनके तमाम केसेस पहले के ख़त्म हो चुके हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये भी बताने के लिए कोई गुंजाइश हुकूमत के पास नहीं है कि उन्होंने किसी झूठे सच्चे करप्शन के केस में उन्हें कन्विक्ट कर रखा है। तो इन हालात में अब इस्टेब्लिशमेंट डेस्परेट है, एक तो कि किसी तरीके से इमरान खान एनआरओ साइन कर दे, और उसके लिए बहुत सारे लोगों को सरगर्म कर दिया है। और मैं कई चीज़ें आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने रखता हूँ। अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो इसी से मिली जुली खबर है, उसके बाद मैं एनालिसिस करूँगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और वो खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं। ये जो मिसाइल प्रोग्राम है इसमें 4, एक तो एनडीसी है जो डेवलप करता है, जो मेन मेरा ख्याल इदारा है हमारा मिसाइल बनाने का, शाहीन मिसाइल जो है और बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो उनके ऊपर ये पाबंदियाँ लगी हैं। और 4, एक तो एनडीसी और उसके साथ 3 और कंपनीज़ के ऊपर पाबंदियाँ लगाई। अब इसमें एनडीसी तो गवर्नमेंट की एंटिटी है, तो इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ही ये पाबंदियाँ लगी हैं। अब जैसे कि हम हर तरह की लॉबिंग करते हैं, मतलब कि जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं सब कुछ, लेकिन इस चीज़ में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने मुल्क का जिस भी तरह से साथ दे सकें हमें देना चाहिए, क्योंकि हमारा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो या कोई और हो, जाहिर है वो हमारे मुल्क के दिफा के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें, हालांकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ज़िंदगी तंग कर रखी है, दुनिया तंग कर रखी है, हमें बागी और गद्दार कहा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम भरपूर कोशिश करेंगे और पूरा पाकिस्तानी डायस्पोरा कि इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान के जो भी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका में भी किया जा सके और बाहर भी किया जा सके। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो सहाफ़ी हैं वकास अहमद, वकास बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। मैंने कल परसों भी आपके सामने उनकी जो तहरीरें थी वो रखी थी। आज दोबारा उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अभी हाल ही में जो ड्रॉप साइट ने एक स्टोरी पब्लिश की थी जिसमें ड्रॉप साइट ने ये कहा था कि गवादर को मांग रहा है चाइना और पाकिस्तान बदले में जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो मांग रहा है चाइना से, और इस पे मामला फंस गया है। तो वकास अहमद साहब का ख्याल है कि कहीं ये जो पाबंदियां लग रही हैं हमारे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के ऊपर, ये कहीं पाकिस्तान की अपनी ख्वाहिश पर तो नहीं लग रही। बहुत तो दूर की कौड़ी पकड़ कर वो लाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात में मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात हतमी तौर पर होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बात के अंदर मंतक ज़रूर है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्यों ना गवादर के मामलात को हैंडल करके और अपना जो मिसाइल सिस्टम था उसको भी चाइना के साथ ही मामलात करके उसको डेवलप कर लेता, बजाय इसके कि अब शायद ये कहा गया हो कि चाइना ने इनकार कर दिया है या चाइना नहीं मान रहा तो पाबंदियाँ लगा के। तो जो वकास कह रहे हैं इसको किसी दिन एक्सप्लेन करूँगा कि उनका पूरे का पूरा थीसिस इसके पीछे क्या है। लेकिन ये भी एक मैं पॉइंट टू पॉन्डर आपके लिए छोड़ के जा रहा था कि आप इसको भी जहन में रखिए कि ये कहीं पाकिस्तानी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनका अपना किया धरा ना हो, जिसके चांसेस बहुत कम है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान कभी भी मुल्क के
दिफा पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जहाँ भी पाकिस्तानी दिफा को हमारी ज़रूरत होगी भरपूर तरीके से पाकिस्तान का एक एक बाहर रहने वाला शहरी और पाकिस्तान के अंदर रहने वाला शहरी उसका दिफा भी करेंगे और इन पाबंदियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हर तरह से जो भी मुआवनत कर सकें वो करेंगे। लेकिन ये एक अलग बात है कि हम यहाँ तक मामला लाए क्यों हैं, इसका एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्यों समझती है। अगली खबर यूनान से आपके सामने रखता हूँ। यूनान में 40 पाकिस्तानी शहीद हो गए और कश्ती जो उल्टी थी, जो लोग वहाँ पर इलीगली जाने की कोशिश करते हैं, छोटी कश्तियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं। ये बहुत ही दिलखराश वाक़या हुआ है। इस दिलखराश वाक़े में बहुत छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो भी जाँ भाग हुए हैं। 14 साल, 13 साल, 11 साल, 19 साल, 22 साल, 40 पाकिस्तानी, ये सब अपनी आंखों में ख्वाब लेके, ये सब बेहतर मुस्तकबिल की एक उम्मीद लेकर अपने घर वालों के लिए, अपने लिए रिस्क कमाने के लिए, नामसाद जो हालात हैं पाकिस्तान में, जो गुर्बत है, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर पाकिस्तान का नौजवान है वो किसी न किसी तरह से आईटी के शोबा में को पैसा कमाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर कभी वीपीएन, कभी उसके ऊपर फायरवॉल, कभी और कोई तंगी, इन तमाम हालात से तंग आकर इन नौजवानों ने ये मुश्किल तरीन सफ़र पर जाते हैं। इससे पहले भी सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी जो है वो समुद्रों की लहरों, समुद्रों में इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी कोई पता नहीं चलता किस किस समंदर में, समुद्रों की लहरों की नज़र हो जाते हैं। माँओं की कोख जो है वो उजड़ जाती है, माएँ रोती रहती हैं, पीछे से इंतज़ार करती रहती हैं। एक अजीब सी ये ट्रेजिडी है जो ख़ुद अपने हाथों से अपने गले लगाते हैं ये नौजवान। लेकिन इसमें कसूर गवर्नमेंट का है, कसूर हमारी सोसाइटी का है। हमारी सोसाइटी में बढ़ते हुए मटीरियलिज़म भी एक तरफ है और दूसरी तरफ बढ़ती हुई बेरोज़गारी भी है, और तीसरी तरफ हुकूमत और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जो टॉप हमारे मिलिट्री जनरल्स हैं, उनकी जो सफाकी है कि जो वो ये नहीं समझ पा रहे कि जब तक पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं होगा मुल्क के अंदर तो आम शहरी की ज़िंदगी जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। इन तमाम चीज़ों ने मिलजुल कर इनकी ज़िंदगियों से खेलने का ये जो एक नया सफ़र शुरू हुआ है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। अगली खबर की तरफ चलते हैं और ये है वो इम्पॉर्टेंट खबर जिसके लिए मैं पहली तीनों खबरों को मैं आपको कह रहा था कि मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। जल्दी क्यों है इमरान खान को सज़ा देने की, बुशरा बीबी को सज़ा देने की। ये जो तमाम की तमाम दोबारा से एक पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान एनआरओ पे साइन कर दें, इमरान खान एनआरओ दे दें। कह तो यही रहे हैं कि ले लें, लेकिन असल में अब मिलिट्री के टॉप जनरल्स अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। उसकी मैं वजूहात आपको बताता हूँ। याया खान पाकिस्तान से रुखसत हुए और आप सबको शायद पता नहीं होगा कि याया खान के 2 बच्चे थे, एक उनकी बेटी थी और एक उनका बेटा था। लेकिन आपको क्या आज तक पता है? जाहिर है उनकी बेटी ने भी आगे से बच्चे पैदा किए होंगे और उनके बेटे ने भी आगे से बच्चे पैदा किए होंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि वो ख़ानदान जो है वो हस्ती से मिट गया है। मिटा नहीं है, वो मौजूद है, लेकिन उनके ना ही बेटे ने ना ही बेटी ने कभी अपना कहीं इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि हम याया खान के ख़ानदान से हैं, और कभी किसी ने नहीं बताया कि मेरे दादा याया खान थे या मेरे नाना याया खान थे। आपने देखा कि वो ख़ानदान ऐसे है जैसे डिसअपीयर हो गया, जैसे बिल्कुल हवा में उड़ गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनके दादा या नाना ने जो पाकिस्तान के साथ मैं यही कहूँगा कि एक शर्मनाक हरकत की थी, उसके बाद वो किसी को अपना तारफ़ करवाने के काबिल नहीं है। जो अब आज ताकत के ऐवानों में लोग बैठे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि याया खान को तो फिर एग्ज़िट मिल गई और उनके लिए आसान थे। आप जो कुछ कर रहे हैं और जितना ज़्यादा आपने इस टाइम कोहराम बर्पा किया हुआ है, ये वक्त एक जैसा तो रहना नहीं है, ये वक्त बदलना है। उसके बाद आपने क्या करना है ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। आप हिस्ट्री में कैसे जाने जाएंगे ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। ये जो सब कुछ हो रहा है कि हिस्ट्री जो है वो सबको, किसी को माफ़ नहीं करती, सबके बारे में लिखती है और दुरुस्त तरीके से लिखती है। बहरहाल जो मैंने आज आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी वो ये करनी थी कि सोशल मीडिया एक बार फिर निशाने पर है, और सोशल मीडिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अंदर से और बाहर से। पहले आपको ये तो पता ही है कि जावेद चौधरी साहब हों या कोई और लोग हों, वो तमाम लोग तो सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर, लौंडा लपाड़ा जी हों, हमारे मंसूर अली खान साहब या दूसरे तमाम लोग, मुन्ना मुनीब फारूक हो, रावी हो, ये तमाम लोग पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर जो है वो हमले करते हैं। हर जुर्म की जो इब्तदा है वो सोशल मीडिया को करार देते हैं। पाकिस्तान की तमाम ख़राबियों की शुक्र है सोशल मीडिया था नहीं, वरना
1971 में पाकिस्तान के टूटने की वजह भी सोशल मीडिया को ही करार दे दिया जाना था। तो अब सोशल मीडिया के ऊपर एक भरपूर हमला है, वो मैं आपको बताता हूं क्यों है, लेकिन पहले जरा ये सुन लीजिए। थोड़ी सी एक और भी प्रॉब्लम है, हम जो पॉलिटिशियन और सहाफी हैं ना, हम पब्लिक आई में रहते हैं बहुत अरसे तक, हम टीट हो चुके होते हैं काफी यार। यहाँ पे लोगों का एक्सपोजर जो है वो इतना बड़ा नहीं होता, उनको ज्यादा गोली की तरह लगती है बात। आपने इस वीडियो में सुना कि फवाद चौधरी बता रहे हैं कि जब कोई सख्त ट्वीट किया जाता है या ऐसा ट्वीट किया जाता है जिसमें किसी मिलिट्री के जनरल के ऊपर तनकीद कर दी जाती है तो उन्हें उसकी बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये मिलिट्री जनरल्स जो हैं ये क्यों नहीं सोचते कि आपको तो ट्वीट जो है वो गोली की तरह लगता है, लेकिन आप हमें लाइव बुलेट्स मारते हैं, सचमुच वाली गोलियां मारते हैं, और आपको नहीं लगता कि उन गोलियों की दर्द होती होगी। जिन जिस्मों के अंदर गोलियां मारी जाती हैं वो जिस्म तो मर जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं, लेकिन अनीस सती जो शायद सिर्फ 19 साल का था, इसके बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था और सोचा होगा इसकी शादी करूंगा, आगे से इसके बच्चे होंगे और मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। इस बाप की आंखों के अंदर ना गिरने वाले वो छलकते हुए आंसू देखें। क्या ये आपको जो ट्वीट से तकलीफ होती है या ट्वीट आपको गोली की तरह लगता है, तो क्या आपके दिल में फिर ये रहम नहीं होना चाहिए था कि आपको तो ट्वीट भी गोली की तरह लगता है और आपने इस शख्स के 19 साला बच्चे को गोलियां मारकर स्नाइपर के साथ शहीद कर दिया। उस वक्त आपको नहीं एहसास हुआ कि इनको जो आप असल में गोली मार रहे हैं वो भी गोली की तरह लगेगी? फिर आपसे सवाल पूछता हूं, अवैस यूनुस लाहौर में सेंट्रल जेल के अंदर अपना मुकदमा भुगतने जाता है। 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं अवैस यूनुस को अगवा कर लिया आपने। कहा जा रहा है कि जो सेक्टर कमांडर का लाहौर वाला ऑफिस है उसके तहखाने में उसको रखा हुआ है। अवैस यूनुस की माँ नहीं है, अवैस यूनुस का बाप नहीं है, अवैस यूनुस की कोई भाई बहन नहीं है, अवैस यूनुस इस मुल्क का बेटा नहीं है। अवैस यूनुस की माँ को, अवैस यूनुस के घर वालों को अवैस यूनुस का ये लापता किया जाना किसकी तरह लगेगा? उसी गोली की तरह जो आपको ट्वीट की शक्ल में लगती है। आपको हमारा किया हुआ ट्वीट भी गोली लगता है और ख़ुद की चलाई हुई गोलियां भी आप कहते हैं कि बग़ैर आह किए भी उसको बर्दाश्त कर लें। यही कुछ मशरक़ी पाकिस्तान में किया गया और सोचा नहीं गया कि अपने हमवतनों को हमने एक दूसरे से कितना दूर लेके जाना है। ये वक्त मेरा ख़त्म हो जाएगा, दास्तानें ख़त्म नहीं होंगी कि आपने क्या कुछ किया। जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आपको तब एहसास नहीं होता कि वापस कोई ना कोई जवाब तो आएगा। अब अगर तो हम दहशतगर्द हों या हमारी ट्रेनिंग दहशतगर्दों वाली हो, तो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के एक मेंबर पार्लियामेंट ने कहा था कि मज़ा तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। अब ये तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के उजले बच्चे, अवैस यूनुस जैसे उजले बच्चे जो हैं, जो पढ़े लिखे, जो आप लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये आपने बिल्कुल इस बात की तहकीर नहीं समझनी जनरल साहब, लेकिन अवैस यूनुस जो है वो आपके बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल से ज़्यादा पढ़ा लिखा और काबिल बच्चा होगा फॉर श्योर। जब आप ऐसे बच्चों को तहखानों में रखते हैं, जब आप ऐसे बच्चों के ऊपर नंगा करके जुल्म करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनके घर वालों को भी ये चीज़ें गोली की तरह लगती होंगी? आपको तो एक ट्वीट गोली की तरह लगती है और फिर आपको तो ये चीज़ मुयस्सर है कि टेलीविज़न पर बैठकर लोग आपकी नोहागिरी कर सकते हैं, या आप ख्वाहिश करते हैं कि हमारी नोहागिरी की जाए, या आप ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि आपके लिए नोहागिरी की जाए। लेकिन आप सोचिए कि इस टेलीविज़न के ऊपर पूरे पाकिस्तान में किसी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को ये तौफीक नहीं है, या कम अज़ कम आपने वो तौफीक नहीं दी, आपने वो तौफीक छीन ली है लोगों के हाथों से कि अवैस यूनुस की माँ का दर्द कोई यहाँ पर बैठ कर बताए। जब अरशद शरीफ के नाखून खींचे गए थे, जब उसको सर के करीब रख कर पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई थी, तो क्या वो गोली उसे गोली की तरह नहीं लगी थी? अरशद शरीफ की बेवा माँ जब व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाती है और अपनी आंखों में और हाथों में अरशद की यादें लेके जाती है, क्या वो किसी को गोली की तरह नहीं लगता? जब इमरान खान को गिरेबान से पकड़ा जाता है तो वो गोली की तरह नहीं लगता? जब हमारे ऊपर कातलाना हमलों से लेके हमें नंगा करके पीटा जाता है, हमें मुहिब वतन से निकाल के बागी गद्दार सब कुछ करार दे दिया जाता है, तो क्या ये हमें सब कुछ गोली की तरह नहीं लगता? ये सिर्फ आपको लगता है, अल्लाह ने एहसास आपको दिया हुआ है, आप ही को तनकीद बुरी लगती है, आप ही को तकलीफ बुरी लगती है, आप ही की शान है, आप ही की इज्जत है, आप ही की हिब्बुल वतनी है। हम कहाँ से आए हैं? हम कहीं कचरे से उठाए हुए हैं? हम कोई, अल्लाह ने कोई लेसर गॉड से हमें पैदा किया हुआ है? तो अगर आपको वाकई तकलीफ होती है तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा मोहतात होना चाहिए दूसरों को तकलीफ देने से पहले। अगर आप दूसरों को तकलीफ ना दें तो क्यों कोई आपके खिलाफ ट्वीट करेगा? हम तो वापस बंदूक नहीं, हम BLA तो नहीं है ना।
हम कोई दहशतगर्द तालिबान तंजीम तो नहीं है, हमारे पास तो ट्वीट ही है आपको वापस करने का। और अब आप ये भी नोहागिरी कर रहे हैं कि आपको ट्वीट गोली की तरह लगती है। हमने तो गोली नहीं चलाई, जो गोली चलाते हैं उनको तो आप कह सकते हैं कि आपकी गोली हमें गोली की तरह लगती है, लेकिन हमने तो सिर्फ ट्वीट किए हैं। और आप अपनी बारी इतने तंग नजर हैं कि आप वापस बताते हैं कि आपको ट्वीट भी गोली की तरह लगती है। मैं 100% आपसे एग्री हूं और मैंने खान साहब से कहा है, मेरी जब भी दोबारा मुलाकात होगी मैं फिर भी उनसे कहूंगा, मैं चाहता हूं अपना ट्विटर हैंडल वो पाकिस्तान लेके आए, और पाकिस्तान से जब होगा उसकी लैंग्वेज कंट्रोल होगी, पर्सनलाइज नहीं होगा, और बहुत फर्क पड़ेगा टेम्पर जो है वो नीचे लाने में। हाँ, वो वैसे ही होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को अब्यूज का निशाना नहीं बना। तो सर अगर इंडिविजुअल्स को एक तरफ कर दें तो पीटीआई ऑफिशियल तो अपना अकाउंट से चीजों को बेहतर कर सकती है ना, वहीं से बड़ी सख्ती है। पीटीआई ऑफिशियल भी तो वहीं से हैंडल होता है ना जी, और कहां से बाहर से ही होता है, तो इसलिए वो वही कर रहे हैं ना, मौजूद पाकिस्तान में पार्टी का तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं जी। मंसूर साहब, मैं खुद ये जाती तौर पे समझता हूं कि हमारी पार्टी के मफाद में ये होगा कि जो सोशल मीडिया के कुछ लोग जो अपने आप को पार्टी से जो है नेक्सस बना के पेश कर रहे हैं, और कुछ लोग वॉलंटियर बने हुए हैं, कुछ लोग बगोड़े हैं, इन्होंने जो इमेज हमारा खराब किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खराब किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालम गलोच वाली पार्टी नहीं है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारे वर्कर किसी पे वोटिंग करें, हम कभी ऐसे कल्चर को फरोग नहीं दे सकते हैं कि आप जर्नलों के स्कैंडल बनाएं, और हम कभी ऐसे कल्चर को फरोग देने के हक में नहीं है जहां आप अपने तई जो है बगावत बनाते हैं। और जो इन्होंने हरकतें की हैं, आपने सुन लिया, तीनों काबरीन, फवाद चौधरी साहब, शेर अफजल मरवत साहब और रऊफ हसन साहब, तीनों की अगर आप बातचीत देखें तो वो यही है कि मुल्क से बाहर है सोशल मीडिया, गाली गलोच होती है, फिर बीच में उसमें अमेज़िश शहीदों की जो है वो तहकीर भी होती है, और ये सोशल मीडिया पाकिस्तान में आना चाहिए और ये बंद होना चाहिए। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या वाकई ये दुरुस्त है। अब देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो तो कभी किसी शहीद की तौहीन नहीं कर सकते, तहकीर नहीं कर सकते, क्योंकि शहीद जो हैं वो किसी एक की प्रॉपर्टी तो है नहीं। शहीद जो है वो ना ही जनरल आसिम मुनीर साहब की प्रॉपर्टी है, ना मेरी है, वो तो पूरी कौम के हैं। जैसे मैंने अभी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगी तो हमें कोई खुशी तो होगी नहीं, बल्कि हम तो उसके खिलाफ कोशिश करेंगे कि जितनी भी पाकिस्तान के लिए आसानी बन सके, इन पाबंदियों से पाकिस्तान की जान छूट सके, हम उसके लिए कोशिश करेंगे। तो शहीदों की तहकीर तो कोई कर नहीं सकता, ये तो इस्टेब्लिशमेंट खुद करवाती है जाली अकाउंट बनवाकर और तहरीक इंसाफ पर डालने की। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आज सारे का सारा किस्सा है वो सारे का सारा किस्सा ही सोशल मीडिया का है। 8 फरवरी को बैंगन, आलू, गोभी, जूता, ये सारे जो इंतखाबी निशानात दिए गए थे, MNA को और MPA को और पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के निशानात, ये किसने याद करवाए थे? सोशल मीडिया ने। 9 मई के बाद जो पूरे का पूरा एक बयानिया बना दिया था, इमरान खान के ऊपर सुर्ख लकीर लगा दी, कहीं का नहीं छोड़ना इमरान खान को, इद्दत निकाह जैसे घटिया केसेस इमरान खान पर बनाए गए, और तमाम झूठे 200 मुकदमात बना दिए गए। इस पर किसने मौसर तरीके से फाइट की? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की लीडरशिप ने? नहीं, वो तो 95% छोड़ के जा चुकी। 90% से 95% उस, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बुज़दिली की या नहीं की, जाहिर है प्रेशर के दिन थे, हर एक ने अपना फैसला किया, वक्त बताएगा, खान साहब फैसला करेंगे किसका फैसला गलत था सही था, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन ये कह रहा हूं कि वो वहां उस वक्त हकीकत ये है मौजूद नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान का दफा करने को। तो उस वक्त जब दिफा करने को वो मौजूद नहीं थे तो किसने दिफा किया? इसी सोशल मीडिया की जो एक वॉलंटियर फोर्स है, जो पूरे पाकिस्तानियों की, आम पढ़े लिखे नौजवानों की फोर्स है। अच्छा, ये फोर्स कहीं आसमान से आई है? नहीं, ये फोर्स वही है जो DG ISPR के ट्वीट्स के नीचे ट्वीट किया करते थे। कोई लिखता था आई लव यू, कोई लिखता था गॉड ब्लेस यू, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद, मोर पावर टू यू, इस तरह के कमेंट्स DG ISPR को मिलते थे जब वो पाकिस्तान के दिफा या किसी नए मिसाइल का तजर्बा किया जाता था, या पाकिस्तान की अफवाज कोई भी नया ऐलान करती थी, या हिंदुस्तान की तरफ से कोई नया हमला होता था जिसे 5th जनरेशन वॉर कहा जाता है। तो ये तमाम पढ़े लिखे नौजवान जो है वो एक मुट्ठी बन के DG ISPR हों या दूसरे पाकिस्तान के इदारे, उनके साथ मिलके पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का दिफा करते थे। अब यकायक क्या हो गया है? आपने इन पढ़े लिखे नौजवानों की पहले तौहीन करने की कोशिश की, उससे भी बात नहीं बनी तो आपने इन्हें फिजिकली असॉल्ट किया, आपने इनके घर वालों को आपने ब्लैकमेल किया, ह्यूमिलिएट किया, आपने उनको किसी को उठा लिया, किसी को अगवा कर लिया, किसी के घर पर धमकी भिजवा दी। और ये सब जुड़े हुए हैं, इनकी नेटवर्किंग है इन बच्चों की। कोई सोशल मीडिया के किसी ग्रुप में है, तो कोई किसी फेसबुक के ग्रुप पे है, तो कोई किसी ट्विटर की स्पेस के ऊपर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कोई व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में है। इन सब ने अपनी अपनी आप
बीती बताई कि मेरी माँ को ये कहा, मेरे बाप को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे चचा को, मेरे ताया को, इन सब ने अपनी दास्तानें रखी और ये सब एक दफ़ा सबसे पहले तो ये डिसअपॉइंट होने से पहले शॉक हुए, क्योंकि जिनको ये अपना बहुत अपना समझते थे उन्होंने इनके साथ ये ज़्यादती की। उसके बाद जाहिर है इनका एक नेचुरल रिस्पॉन्स था और नौजवानों का रिस्पॉन्स भी तगड़ा होता है, कंसिस्टेंट होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, थकते नहीं हैं, कंसिस्टेंटली वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो इन्होंने कंसिस्टेंटली फिर सोशल मीडिया के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और वो जो फिफ्थ जनरेशन के सबसे हरावल दस्ते के वॉरियर थे, आज वो हरावल दस्ते के क्रिटिक हो गए हैं और ये बड़े ज़हीन लोग हैं। ये बिल्कुल जो आपने पिछले 70 साल के अंदर लोगों को झूठी मुगालता पाकिस्तान बेचा हुआ था, ये उसका तिया पांचा करके आपके सामने रख देते हैं और एक एक सच और झूठ के दरमियान में निथार के रख देते हैं। अब इन्हीं की वजह से ये जो सारा अजाब इस टाइम बरपा हुआ है इस वक्त, और वो अजाब बरपा हुआ है रिचर्ड ग्रेनल, आपको पता ही है उनका ट्वीट, और उनके जवाब में जो जियो टीवी ने ट्वीट किया था कि उन्हें होमोफोबिक किस्म का एक उन पर हमला कर दिया था। अगर ये सोशल मीडिया ना होता और ये वॉलंटियर्स ना होते तो जाहिर है ये बात उन तक ना पहुंचती, उन तक ये बात ना पहुंचती तो जाहिर है फिर ये रिचर्ड ग्रेनल जवाब भी ना देते, ये मामला इतना ना आगे तक जाता। तो अब रिचर्ड ग्रेनल के जवाब के बाद जो प्रेशर आया है और उसके बाद पै दर पै जो कांग्रेशनल मेंबर्स हैं उन्होंने ट्वीट किए हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट जो हैं वो इसमें आ गए हैं, तो अब चौधरी निज़ामुद्दीन जो शदीद प्रेशर फील कर रहे हैं, उसके बाद एक दफ़ा फिर तमाम घोड़े दौड़ा दिए गए हैं सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ और सोशल मीडिया को निशाने पर रख लिया गया है। और लग ये रहा है कि 1965 की जंग भी सोशल मीडिया ने शुरू कराई थी, उससे पहले 1956 और 58 में जो आइन मुअत्तल हुआ था वो भी सोशल मीडिया का काम था। पाकिस्तान बनने के 23 साल तक हिंदुस्तान ने 3-3.5 साल में जनरल इलेक्शन करवा लिए, हमारे यहाँ 23 साल तक इलेक्शन नहीं हुए, वो भी सोशल मीडिया का काम था। सोशल मीडिया ने ही उस वक्त कहीं जो मादरे मिल्लत थी उनको गद्दार, बागी और उनकी करैक्टर असैसिनेशन सोशल मीडिया ने की थी। फिर मुजीब रहमान शेख, उसको भी मुजीब शेख को भी सोशल मीडिया ने ही खड़ा किया था। फिर मुजीब शेख को 2/3 मेजॉरिटी भी उधर सोशल मीडिया ने दिलवाई होगी। फिर जनरल याया ने सोशल मीडिया के कहने पर ही ज़रूर ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया होगा और अपने ही हमवतनों के ऊपर गोलियां चलाई होंगी मशरकी पाकिस्तान के अंदर। फिर सोशल मीडिया की वजह से ही बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया होगा। फिर सोशल मीडिया की वजह से ही जो ज़ियाउल हक साहब हैं उन्होंने मार्शल लॉ लगाई होगी। फिर सोशल मीडिया की वजह से ही जो आपके भुट्टो साहब थे उनको फांसी दी गई। फिर सोशल मीडिया की वजह से ही बेनज़ीर साहबा कत्ल हुई। तो सारे क्योंकि जुर्म सोशल मीडिया के हैं और आज के ज़माने में भी ये लोगों के घरों में घुस जाना, इद्दत और निकाह के केस बना देना, गोलियां चलाना, लोगों को नंगा करके पीटना, डी चौक में मासूम लोगों का कत्लेआम करना, ये अभी तक ना पता लग सकना कि कितनी लाशें गिरी हैं, सैकड़ों में हैं, दर्जनों में हैं, कितनी लाशें हैं, ये सब फिर सोशल मीडिया का ही तो कसूर होगा। तो कहने की बात यह है कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने अंदर और बाहर से सब तरफ से हमला दोबारा से सोशल मीडिया पर कर दिया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो असली पाकिस्तानी हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो ना तो कभी भी अपने शोहदा की तौहीन करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग जो तंग हैं वो बाइकआउट कर रहे हैं इस टाइम अस्करी प्रोडक्ट्स का, और बहुत सारे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ये वाले काम कर रहे हैं, तनकीद भी करते हैं, क्रिटिक भी करते हैं। लेकिन शहीदों के ख़िलाफ़ कभी भी सोशल मीडिया जो पाकिस्तानी होगा असल में वो नहीं करेगा, अनलेस कि वो हिंदुस्तान ने कुछ अकाउंट बनाए हों PTI के नाम पर या फ़ौज के नाम पर या किसी के नाम पर जाली तरीके से, या फिर इस्टेब्लिशमेंट खुद ये सब कुछ करवाती हो, जैसे 9 मई करवाया गया, बाकी बहुत कुछ करवाया गया कि उसे PTI के ऊपर डाला जा सके। खबरें और भी थी, एब्सोल्युटली नॉट और से लेके बहुत कुछ था, लेकिन वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।